नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगता है अब केंद्रीय नेताओं के भरोसे है। जब से प्रदेश से कमलनाथ सरकार गई है, या तो ये कहें कि नेताओं में जोश नहीं बचा या फिर अपनी ढपली अपना राग गाने से फुर्सत नहीं है। तभी तो निकाय चुनाव के लिए जितने सक्रिय दिल्ली के नेता नजर आ रहे हैं, उतने सक्रिय प्रदेश के नेता नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं बीजेपी को देख लीजिए, बीजेपी सत्ता संगठन और जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर निकाय चुनाव में दम दिखाने की पूरी तैयारी में है। साथ में निकाय चुनाव से पहले मिशन नगरोदय और ग्रामोदय कार्यक्रम आयोजित कर बीजेपी मतदाताओं को पूरी तरह खुश करना चाहती है। अब ऐसे में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस कैसे करेगी, ये बड़ा सवाल है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के दखल के बाद भले ही नगरीय निकाय चुनाव पर संशय के बादल मंडरा रहे हों, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी मिशन नगरोदय और ग्रामोदय कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं को साधने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के नेता लगातार प्रदेश के दौरे कर चुनावी जमावट में लगे हुए हैं। भले ही प्रदेश के कांग्रेस नेता सक्रिय न हो, लेकिन दिल्ली से आ रहे कांग्रेस के नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस के नेता 3 दिन तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर प्रभारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। साथ में उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रदेश सह प्रभारी सुधांशु त्रिपाठी 21 और 22 मार्च को ग्वालियर प्रवास पर रहेंगे। वो इस दौरान ग्वालियर, मुरैना, दतिया, गुना, भिंड, अशोकनगर, शिवपुरी और श्योपुर जिला शहर कांग्रेस अध्यक्षों और कांग्रेस पार्टी द्वारा नगरीय निकाय चुनाव के लिए बनाए गए प्रभारियों से चर्चा करेंगे। त्रिपाठी भोपाल और रायसेन की तरफ भी रुख करेंगे। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा भी 20 से 22 मार्च तक इंदौर और उज्जैन जिले के 3 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। वो इस दौरान इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों के जिला शहर कांग्रेस अध्यक्षों और कांग्रेस पार्टी द्वारा नगरीय निकाय चुनाव के लिए बनाए गए प्रभारियों से चर्चा करेंगे। इसी बीच कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी भले ही चुनाव टालती रहे, हमारी तैयारी पूरी है। वहीं बीजेपी का कहना है हर बार की तरह इस बार भी निकाय चुनाव में बीजेपी का झंडा लहराएगा। के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि ये चुनाव हो, क्योंकि उन्हें हार का डर बुरी तरह समा गया है। इसीलिए लगातार वो चुनाव को किसी न किसी कारण से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। हमारे जो नगरीय निकाय के हमने प्रभारी बनाए हर जगह के, वो लोग अपने अपने स्थानों पर जाकर अभी जनसंपर्क कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और लगभग सभी नगरीय निकाय की रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस को प्राप्त हो चुकी है। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर हमारे जो चारों प्रभारी बनाए गए हैं, वह अपने अपने क्षेत्र में जहां उनको एरिया दिया गया है उसके प्रभारियों से और जिला कांग्रेस अध्यक्षों से वह स्वयं भी सारी रिपोर्ट ले रहे हैं। और मैं अगले 10 दिनों में लगभग सभी प्रभारियों से उनकी चर्चा हो जाएगी। हाँ, नगरीय निकाय की तैयारी हम सबको करनी ही चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की जिस तेज़ी के साथ लोकप्रियता समाप्ति की ओर जा रही है, उसको तैयारी करनी भी चाहिए। मध्य प्रदेश में जब पिछली बार 2014-15 में चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। मध्य प्रदेश की उस समय की 98 नगर पालिकाओं में से 65 भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 294 नगर परिषद में से 162 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीत दर्ज की थी। इस बार भी नगरीय निकाय के जो चुनाव होंगे, जब भी चुनाव होंगे, हम तो इंतजार कर रहे हैं, पार्टी का कार्यकर्ता तैयार है। निर्वाचन आयोग जिस दिन कार्यक्रम घोषित करेगा, उस दिन से हमारी तैयारी और तीखी हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी और मध्य प्रदेश में पिछले कीर्तिमान से ज़्यादा बेहतर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में करेगी। मध्य प्रदेश भाजपा ने इस बार नगरीय निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए एक खास प्लान तैयार किया है, जो सत्ता, संगठन और जनप्रतिनिधियों को मिलाकर काम करेगा। इसके तहत सत्ता, संगठन और जनप्रतिनिधियों में तालमेल बनाए रखते हुए काम किया जाएगा। भाजपा की इस बार की रणनीति है कि इन 3 ताकतों को मिलाकर तैयार किए गए मिशन त्रिशूल के माध्यम से निकाय चुनाव में 50% से भी ज्यादा वोट बटोरने की प्लानिंग है।
हालांकि इस रणनीति के जरिए भाजपा इस चुनाव में क्या करती है, ये तो आने वाले समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस के प्रभारियों की सक्रियता के बीच प्रदेश के तमाम कांग्रेस नेता सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में केवल दिल्ली से आए नेता कांग्रेस को कितनी मदद कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे सहयोगी ब्रिजेश चौक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी, जिस प्रकार से कांग्रेस बीजेपी की तैयारियों की बात हो रही है, कांग्रेस के हम देख रहे हैं कि दो बड़े नेता उनके जो प्रभारी बनाए गए हैं वो अलग अलग अपने क्षेत्रों में जाएंगे। जो उन्होंने ग्वालियर, चंबल है, इंदौर, उज्जैन संभाग हैं, प्रभारियों से चर्चा करेंगे, जो कि कांग्रेस ने 2 महीने पहले लगभग बना दिए थे, 1 महीने पहले, कि जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि प्रत्याशी चयन उन लोगों को करना है। उनकी क्या बैठक हुई ये किसी को नहीं पता है। लेकिन सवाल ये है कि जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं मुकुल वासनिक, वो पिक्चर से गायब हैं। और कांग्रेस के पास जो 2 इकलौते बड़े नेता हम जिनको कह सकते हैं कि कमलनाथ ने आज कोरोना वैक्सीन लगवाई, आराम कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में स्टार कैंपेनर भी हैं। दिग्विजय सिंह की बात करें, जो कि लगातार सक्रिय हैं, लेकिन उनको पुडुचेरी और तमिलनाडु का प्रभारी बना दिया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 2 प्रभारियों के भरोसे कांग्रेस बीजेपी को मात दे पाएगी, या ये 2 प्रभारी जिस प्रकार से इनके दौरे बने हैं वो नई कांग्रेस संगठन में जान फूंक पाएंगे? देखिए मनोज जी, यदि ये निजाम में जान फूंक सकते तो पहले ही फूंक देते। ये तो कमर कसने वाली हालात वैसे हो गए हैं कि जब एक दल, जिसको हम भाजपा कह सकते हैं, वो अपनी तैयारियों में बहुत आगे निकल गया है और ये अभी कमर ही कस रहे हैं, तो जिनको वो सामने वाला जो विरोधी है इनके, जो कितने आगे निकल गया वो भी नहीं दिख रहा होगा। तो कमर कस के पहलवान खड़े हुए हैं। तो कमर कसते हुए हमको दिख जरूर रहे हैं, क्योंकि 2 प्रभारी आ रहे हैं पहली बार। यदि सक्रिय रहेंगे, कांग्रेस यदि आला कमान उनका केंद्रीय नेतृत्व तक गंभीर होता तो मध्य प्रदेश में परिदृश्य कुछ और होता कांग्रेस का। लेकिन चूंकि वो प्रभारी बनाए गए हैं, 4 प्रभारी बनाए, उनमें से 2 आ रहे हैं, और खासकर वो अभी ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बैठ के लेंगे, और जो नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी बनाए गए जिले के, ब्लॉक के, उनसे बैठ के लेंगे और पूरी रणनीति बनाएंगे। ये फार्मूला हमने कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में भी देखा था मनोज जी, जिसका असर हुआ था। और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, जो गुटबाजी में बटा हुआ है, यदि केंद्र से कोई नेता आता है तो वो सारे गुट एक हो जाते हैं और उनकी बात सुनवाई होती है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए केंद्र का कोई नेता आता है, बैठ के लेता, तो उसका फायदा तो होता दिखता है, क्योंकि यहाँ का नेता यदि बैठक लेने जाएगा, दिग्विजय सिंह बैठक लेने जाएंगे तो एक गुट के लोग दिखेंगे, कमलनाथ बैठक लेने जाएंगे तो एक गुट के लोग दिखेंगे, अरुण यादव जाएंगे या सुरेश पचौरी जाएंगे, तो वही परिस्थितियां रहती हैं। कांग्रेस एक नहीं दिखती। यहाँ यदि केंद्रीय नेतृत्व तैयारी करता है तो उसका फायदा तो निश्चित तौर पर उनको नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिल सकता है। लेकिन हालात वैसे है नहीं है। कमलनाथ की ड्यूटी लगी है, दिग्विजय सिंह की ड्यूटी लगी है, दोनों बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में। सिंधिया जी के जाने के बाद से जो रिक्त बचा है, तो अभी ग्वालियर चंबल में जिस तरह से प्रयास कर रहा है केंद्रीय नेतृत्व, तो वहाँ भर पाए। कहें कि कोई बचा नहीं, इसलिए दोनों बड़े नेता हैं। जी, दोनों बड़े नेता हैं, कोई बचा नहीं है। अब ये कितने गंभीर हैं, ये इस बात से पता चलता है कि जैसे राजीव सिंह जी को हम सुन रहे थे अभी, उन्होंने कहा कि भाजपा डरी हुई है और वो चुनाव में नहीं जाना चाहती। हम तो पूरी तैयारी से हैं, हमारे पूरे प्रदेश के हर जिले से उनके पास नगरीय निकायों से, जो निकायों में चुनाव होना है, फीडबैक आ चुका है, रिपोर्ट आ चुकी है, मतलब इतनी तैयारी हो गई। हालांकि ये कहीं दिखा नहीं है तैयारियां जैसे भाजपा की दिख रही है। लेकिन एक और बात है, क्योंकि जिस चुनाव को डर की बात बता रहे हैं, वो कांग्रेस के शासनकाल में 1 साल डाले गए थे। जब वो डर निश्चित तौर पर शायद हो सकता है कि वो डर जो उनको था, जो उन्होंने देखा था, वो डर भाजपा में भी हो। डर भाजपा को होना भी चाहिए, क्योंकि भाजपा के पूरे नगरीय निकाय में 16 में पूरा कब्जा है, तो उसको तो डर है, एक भी खोगी तो उसके लिए नुकसान ही होगा। कांग्रेस यदि एक भी पाती है तो उसके लिए तो प्लस ही है, क्योंकि वो तो कहीं थी नहीं। तो डर हो सकता हो, और यही शायद एक वजह भी हो कि जब 2019 में कांग्रेस की सरकार थी तो एक विधेयक लेकर आई थी और उन्हें अप्रत्यक्ष तरीके से नगरीय निकायों के महापौर के अध्यक्ष के चुनाव कराना चाहती थी। लेकिन फिर बाद में शिवराज सरकार आई, वो प्रत्यक्ष चुनाव से पहले से कराए जाते थे। शिवराज सरकार में ही हुआ था कि महापौर के सीधे जनता आपको रोकूंगा। हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा है और आशीष अग्रवाल बीजेपी के प्रतिनिधित्व के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन दोनों का भी स्वागत है। जी ब्रजेश जी, आप अपनी बात कीजिए, फिर हम दोनों के पास पहुंचेंगे। तो 2020 में फिर सरकार ने इसमें संशोधन किया, अध्यादेश लेके आई कि हम प्रत्यक्ष तरीके से ही चुनाव कराएंगे। जो अभी आपकी खत्म होने, विधानसभा जो खत्म हुई है, 10 विधेयक जिसमें पारित हुए हैं, तो ये विधेयक भी उसमें बजट सत्र था, उसमें ये विधेयक भी आना चाहिए था मनोज जी, लेकिन वो आया नहीं है। तो इस कारण ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस विधेयक जो अध्यादेश है उसकी एक समय सीमा होती है 6 माह, तो 26 मार्च को वो खत्म हो रही है। तो प्रत्यक्ष तरीके से यदि सरकार को चुनाव कराना है तो फिर उसे नया अध्यादेश लाना पड़ेगा, क्योंकि ये विधेयक लाई थी कांग्रेस सरकार, विधानसभा में पारित हुआ था, तो उसको किसी अध्यादेश से आप
आगे कर सकते हो, समय सीमा की 6 माह की रहती है, और वो विधेयक आया नहीं है विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हो सकता है भाजपा भी डरी हुई हो, वो भी अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराना चाहती हो, क्योंकि उसके बहुत सारे विधायक चाहते हैं कि अप्रत्यक्ष तरीके से हो चुनाव, ताकि उनका नगरीय निकायों पर कब्जा रहे। प्रत्यक्ष तरीके से सरकार कराती है तो सीधा महापौर की मनमानी चलती है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करता, जनता के हित में काम करता है, और संगठन की ये मंशा है भाजपा की। जो विधायकों की जो दादागिरी है वो उस पर अंकुश लग सकता है, अंकुश लग सकता है। धर्मेंद्र शर्मा जी के पास जाएंगे। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और जिस प्रकार से कांग्रेस की तैयारियां दिख रही है, सुधांशु त्रिपाठी आ रहे हैं 2 दिन के ग्वालियर चंबल दौरे पर, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक और चीज़ है, शायद आपने शेड्यूल देखा होगा, तो आपको नहीं लग रहा कि ये पाला छूकर जो कबड्डी का हम खेल देखते हैं, खो खो कबड्डी, कि पाला छू के भागने की कोशिश है? क्योंकि जो शेड्यूल है, शायद आपने पढ़ा होगा कि वो 10 तारीख को ग्वालियर आएंगे, 10 बजे, 12 बजे मुरैना का शेड्यूल है, 2:30 बजे दतिया, 4:30 बजे गुना। तो आपको नहीं लग रहा है कि ग्वालियर से दतिया, आपको ही पता है कितनी दूरी है, ग्वालियर से मुरैना 1 घंटे का रास्ता है, तो क्या 1 घंटे में वो ग्वालियर को समझ लेंगे, लोगों का फीडबैक ले लेंगे, राय समझ लेंगे? पहले तो आपको नमस्कार, और आपने अच्छे विषय पर डिबेट रखी, उसके लिए आपको धन्यवाद जी। नगरीय निकाय चुनाव को भाजपा क्यों टालना चाहती है, पहला विषय तो ये है। पहला तो ये कि टाला आपने 1 साल, वरना चुनाव तो 2019 में हो जाना थे, 20 में हो जाना थे। उसको हमने टाला नहीं, हमने उसको दुरुस्त किया। जो उसमें खामियां थी आरक्षण से लेकर मतदाता सूची में, उसकी तैयारी के कारण हमने 1 साल का टाइम उस तैयारियों में गया था। और हम चाहते थे कि चूंकि प्रत्यक्ष कर प्रणाली से महापौर का चुनाव हो जी। आज समस्या क्या है, भाजपा से डरने के 2 मेन रीजन। एक तो सबसे बड़ा किसान आंदोलन, ग्रामीण क्षेत्र में किसान इनसे रुष्ट है। लेकिन खुश तो आपसे भी नहीं है, किसान कर्ज माफी के मामले में खुश तो आपसे भी नहीं है। और उज्जैन से खबर आई है कि किसान कर्ज माफी के प्रमाण पत्र कबाड़ी की दुकान में मिले हैं। मनोज सर, हमने कर्ज माफी की ना, 50,000 तक की, फिर 1 लाख तक की, 2 लाख तक की भी करते, क्योंकि जनता ने ये सरकार 5 साल के लिए चुनी थी। और जनता की चुनी हुई सरकार तो अभी चल नहीं रही, अभी तो सिंधिया जी द्वारा बनाई गई सरकार चल रही है, उसके मुखिया है शिवराज सिंह चौहान। जनता ने कमलनाथ सरकार को चुना था, कांग्रेस सरकार को चुना था, और कांग्रेस ने अपने वादे पूरे किए। आज ये क्या करें, कोई कर्ज माफी नहीं होगी। केंद्र की आपको याद हो नरेंद्र मोदी सरकार ने, तो ये तो धर्मेंद्र जी आपको भी पता है ना कि कोई भी सरकार का जो वादा होता है वो उसी सरकार को पूरा करने का दायित्व होता है। क्योंकि अगर केंद्र में अटल जी की सरकार थी, तब तक वो कहते थे राम मंदिर बनाएंगे, धारा 370 हटाएंगे। उनके जाने के बाद आपने ना तो राम मंदिर बना दिया, ना धारा 370 हटा दी, क्योंकि वो आपका मैनिफेस्टो नहीं था, वो कांग्रेस बीजेपी का था। 3 महीने में किसानों की कर्ज माफी करने का वादा किया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 10 दिन का राहुल गांधी ने कहा था कि मुख्यमंत्री बदल दूंगा, ये बात हो रही है कि आपके ग्वालियर चंबल के लोगों ने बदल दिया। आज महंगाई का क्या आलम है। एक गैस सिलेंडर जो 300 साढ़े 300 महंगाई पे बात करेंगे, पहले हम उसमें कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस कहाँ उतर रही सड़क पर कर रही है। और कांग्रेस आज जमीनी तौर पर इतनी मजबूत है, उसी का डर तो भाजपा को सता रहा है। चलिए आशीष जी आपके पास आ रहा हूँ कि कांग्रेस बहुत मजबूत है। और एक और फिगर है, क्योंकि 16 नगर निगम आपके पास थे पिछली बार, और जो 98 नगर पालिका थी उसमें से 63 आपने जीते थे। इसके साथ ही जो नगर परिषद थी 162, 294 में से 162 बीजेपी के पास थी। यानी खोने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, कांग्रेस पास पाने के लिए। क्या यही डर है जो आपको सता रहा है, इसलिए चुनाव आप आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए मनोज जी, हाँ, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है वो चुनाव जीतने और हारने के लिए नहीं करती। हमारी जो मूल विचारधारा है, अंत्योदय की विचारधारा। एक मिनट धर्मेंद्र जी आप सुनेंगे एक एक करके तो अच्छा लगेगा। प्रधानमंत्री धर्मेंद्र जी उनको बोलने दीजिए, क्योंकि आप जब बोल रहे थे तो उन्होंने टोका नहीं था। मुझे लगता है आप पूरी बात सुनेंगे तो आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। जी धन्यवाद जी आशीष जी। तो विषय ये कि हम चुनावी हार जीत से अपनी राजनीति को नहीं तौलते हैं। अगर हमारी विचारधारा का विस्तार हो रहा है, लोग राष्ट्रवादिता की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो लोग कभी तुष्टीकरण की राजनीति में व्यस्त थे, आज उनको भगवान श्री राम के सहारे, भगवान हनुमान के सहारे अपनी राजनीति तलाशनी पड़ती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी राजनीति में जीत रहे हैं। दूसरी बात, किसी भी परीक्षार्थी की कितनी तैयारी है ये उसके परीक्षा में आए हुए अंकों से तय होता है। और अभी जो 28 उपचुनावों में विधानसभा के जो हुए थे, और उसमें 2/3 मतों से जो भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो मुझे ऐसा लगता है ये स्पष्ट है कि जनता ने दोनों हाथ खोल के हमें समर्थन दिया, और इस बात को स्थापित किया कि जो आरोप हम लगाते थे कि कमलनाथ सरकार कुशासनी सरकार थी, वादा खिलाफी सरकार थी,
और भ्रष्टाचारी सरकार थी। ये सारी की सारी तीनों आरोप जनता ने स्वीकारे जी। अब कौन निकाय चुनावों से भाग रहा है? आपने बड़ा दुरुस्त कहा था कि कमलनाथ अपने टेन्योर में नगरीय निकाय चुनाव को टालते रहे, सीधी पद्धति की जगह बैकडोर एंट्री से अपने महापौर चुनने में लगे रहे। लेकिन सर इसको स्वयं के कामों पे लेके विश्वास नहीं था। इसी को लेके आपकी पार्टी में अंतर विरोध है, क्योंकि वो विधेयक अभी आना था लेकिन आया नहीं, जैसे हमारे सहयोगी ब्रजेश जी बता रहे हैं। क्योंकि कई सारे आपके जो विधायक है वो चाहते हैं कि अप्रत्यक्ष हो, ताकि जो पार्षद चुनाव हुआ रहे उनमें से कोई महापौर बने जो उस पार्षद की, जो उस विधायक की सुने। भारतीय जनता पार्टी बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता यह चाहता है कि महापौर सीधे प्रत्यक्ष प्रणाली से चुन के आए और वही इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करेगा। मुझे नहीं लगता कि आप किन लोगों की बात कर रहे हैं, परंतु हम एकजुटता से इस चीज का समर्थन करते हैं। और जब कमलनाथ जी ने इसका विधेयक पारित करने की बात की थी तो हमने पुरजोर समर्थन किया, विरोध किया था उसका। तीसरी बात, चुनाव देखिए, या तो संगठनात्मक क्षमताओं से जीते जाते हैं, या किसी नेतृत्व के कारण जीते जाते हैं, या पूर्व की आपकी सरकारों के कार्य व्यवहार और वादे ऐसे पूरे हुए हों जिससे जनता में आपकी एक मास अपील हो, उस कारण होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों मापदंडों पे कांग्रेसी मित्र खाली है और भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से कितनी मजबूत है ये पूरा देश और विश्व जानता है। मैं धर्मेंद्र जी से भी इसका जवाब लूंगा, कितने शक्तिशाली नेता है। मैं आऊंगा आशीष जी आपके पास, धर्मेंद्र जी आपके पास भी आपका जवाब लूंगा कि ब्रजेश जी जो कुछ आशीष जी कह रहे हो धर्मेंद्र जी कह रहे हैं, तो वाकई लग रहा है जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर बड़ी मजबूत है और बड़ी चुनौती ग्वालियर चंबल में होगी। क्योंकि हालांकि हमने उपचुनाव में देखा कि बीजेपी, जो कांग्रेस को थोड़ी बहुत सफलता मिली थी उसी क्षेत्र में मिली थी, तो फोकस निश्चित रूप से सिंधिया ही होंगे इनका भी। देखिए मनोज जी, कांग्रेस पूरी तरह जमीन में खाली नहीं है जिस तरह के अपन सोचें कि कांग्रेस खाली है। कांग्रेस तो है जमीन पर, जब तो उसके इतने सारे विपक्ष इतना मजबूत है। तो कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करने की जरूरत है, कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत है। कांग्रेस वहाँ पे कमजोर दिखती है। संगठन के मामले में हम देखें तो भाजपा हमें पलड़ा उनका भारी दिखता है, बहुत आगे दिखता है, और कांग्रेस में वैसी परिस्थितियां नहीं दिखती। कांग्रेस में संगठन में है, आपके नेता प्रतिपक्ष भी एक हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी एक ही है, लेकिन संगठनात्मक कार्यक्रम जो बनते हैं वो कहीं आपको दिखते नहीं है। जैसे कि प्रदेश में कहा जा रहा है कि सारे नगरीय निकायों से उनके पास रिपोर्ट आ गई, लेकिन कहीं हलचल नहीं दिखी। उनके प्रदेश स्तर के नेता दौरे करते नहीं दिखे, कहीं तैयारियां नहीं दिखी नगरीय निकाय क्षेत्रों में। तो वैसी तैयारियां हमें भाजपा में दिख रही हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं क्षेत्रों में, निकायों में बैठ के ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में सिर्फ अभी ये खबर आई है कि प्रदेश में जो प्रभारी बनाए गए हैं, जिनको जिम्मेदारी रखी राष्ट्रीय स्तर के नेता, वो आ रहे हैं, वो भी एक क्षेत्र विशेष के लिए। लेकिन आपको मध्य प्रदेश के नेता कहाँ सक्रिय दिख रहे हैं? वो नहीं दिख रहे हैं। इसलिए संगठन के मामले में तो कांग्रेस हमको बहुत कमजोर नजर ही आ रही। यदि संगठन के मामले में अच्छी होती तो मुझे लगता है कि उपचुनाव में बेहतर टक्कर दे सकती थी कांग्रेस, और उसको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए, संगठन में प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए, कार्यकर्ताओं को जागरूक करना चाहिए, उनको कार्यक्रम देना चाहिए। कार्यकर्ता इंतजार करता रहता है कि उसको प्रदेश नेतृत्व कोई कार्यक्रम दे, कोई आंदोलन की रणनीति बनाए, लेकिन वैसा हमें कांग्रेस में दिखता नहीं है। धर्मेंद्र जी, कांग्रेस में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। और दूसरी बात है, जो आपने बात की थी महंगाई और तमाम सारी चीज़ों की, लेकिन कांग्रेस का आंदोलन सड़क पर दिख नहीं रहा है। और एक और चीज़, आपने जो सक्रियता की बात की है तो अच्छी बात है कि आगे मजबूत विपक्ष के रूप में आप मौजूद हैं, लेकिन क्या इतना पर्याप्त है? क्योंकि आपके जो दो बड़े नेता हैं, हमने जैसे जिक्र किया था शुरू में, कमलनाथ या दिग्विजय सिंह गैर राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं किसानों का, जिससे कांग्रेस को क्या लाभ मिलेगा ये तो अभी चुनाव नतीजे बताएंगे। इसके साथ ही जो आपके चार कार्यकारी अध्यक्ष हैं, चाहे वो रामनिवास रावत हो, सुरेंद्र चौधरी हो, बाला बच्चन हो, जीतू पटवारी, वो आपको कहाँ सक्रिय दिख रहे हैं? वो तो प्रेस नोट की राजनीति कर रहे हैं या ट्विटर की राजनीति। तो आपको लग रहा है केवल इतने भर से कांग्रेस मजबूत हो जाएगी और आपको जीत मिल जाएगी? मनोज सर, ब्रजेश सर की एक बात का मैं जवाब देता हूँ। कांग्रेस का संगठन इस समय मंडल से लेकर, ब्लॉक से लेकर, सेक्टर से लेकर पोलिंग बूथ तक मजबूत है और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। गुटबाजी, जैसा ब्रजेश सर ने इससे पहले कहा था कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कभी एक गुट का नेता जाएगा दूसरा गुट का नहीं आएगा, इस समय गुटबाजी अब कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस तो तिरंगे झंडे के नीचे एक है। गुटबाजी इस समय भाजपा में है। आप नहीं, क्यों आप क्या नहीं देखिए, गोडसे वाले बयान पर देखिए कि एक बाबूलाल चौरसिया में एक माणक अग्रवाल को बाहर कर देते हैं आप। वैसी तरह के आरोप लक्ष्मण सिंह, दिग्विजय सिंह के भाई लगाते हैं, और भी अरुण यादव लगाते हैं, पूर्व अध्यक्ष, तो मीनाक्षी नटराजन लगाती हैं जो राहुल गांधी की करीबी है, उन पर कोई एक्शन नहीं होता। फिर आप कैसे कह रहे हो गुटबाजी नहीं है? अपनी धाक जमा रहा है। प्रभात झा अपना तिगड़म बिठाने में लगे हैं। जयवंत सिंह पवैया का अपना एक गुट है। अब नए नवेले सिंधिया जी का अपना एक गुट तैयार हो गया है, जिसका अभी आपने एक दृश्य मुरैना में देखा था, धक्का मुक्की गाली गलौज तक आ गई थी। तो अब गुटबाजी सिर्फ फटौगल भाजपा में है। कांग्रेस एक तिरंगे झंडे के नीचे एक है
और पूरी दमदारी से नगरीय निकाय चुनाव लड़ेगी। और इस बार चूंकि जनता का विश्वास खो चुकी है भाजपा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, इन्होंने जितने भी वादे किए थे, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात हो, उसमें आज बेरोजगारी का आलम आप देख लीजिए, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, महंगाई का क्या हाल है, बहुत हुआ अत्याचार किसानों पर, किसान सड़कों पर डले, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर। लेकिन आपके पास कोई ऐसा चेहरा है जो इस आक्रोश को भुना सके और वोट में तब्दील कर सके? क्योंकि 2003 में भी हमने देखा था, उमा भारती वो चेहरा थी जिसने उसको बना लिया था। नहीं जीते जाते चुनाव संगठन से, और जनता अपने मत की सरकार अपने मत से चुनती है, और वो ये देखती है कि हमारे साथ छलावा हुआ है। नहीं तो अगर यही पैमाना है तो विधानसभा में आपको सफलता मिली थी, लेकिन लोकसभा में आप खारिज कर दिए गए थे, 1 सीट मिली थी आपको। किस प्रकार इन्होंने धन बल, बाहुबल, पैसे का दुरुपयोग और सारी सरकारी मशीनरी का जितना दुरुपयोग करने के बाद आपने देखा ग्वालियर चंबल में 13 में से तब भी 7 कांग्रेस जीती, जबकि भाजपा वाले तो ये कह रहे थे कि अब सिंधिया जी चले गए, भाजपा तो कांग्रेस तो सुन लो गई। भैया 13 में से हम 7 जीते थे, कांग्रेस लेकिन सरकार नहीं बना पाए। आप तो दावा 28 का कर रहे थे, और लोकसभा में तो आप, विधानसभा में आप, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी जब लोकसभा के चुनाव हुए, और आपको 1 सीट मिली, वो भी बड़े हारते हारते जीते, छिंदवाड़ा वाली सीट। लोकसभा चुनाव ब्रजेश सर आपने देखा कि पुलवामा हमला षड्यंत्र पूर्वक कैसे हुआ, कैसे सर्जिकल स्ट्राइक पर पूरा देश के जो असल मुद्दे थे उसको राष्ट्रवाद। देखिए धर्मेंद्र जी, वो देश से जुड़ा सवाल है और उसको लेके बहुत चर्चा हो गई। बाटला हाउस पे भी आपके नेताओं ने सवाल उठाए थे, फांसी की सजा हुई आरिज खान को। तो मुझे लगता है इसमें केवल हवाई आरोप नहीं लगना चाहिए। आशीष जी, आप इसका जवाब दीजिए। एंकर को कैसे पता है पुलवामा हमले के बाद क्या होने वाला है? तो उसके लिए जांच एजेंसी है, जब आपकी सरकार बनेगी आप जांच करिए। क्योंकि पाकिस्तान की संसद ने पुष्टि कर दी, उनके मंत्री ने कह दिया। अब तो पाकिस्तान की संसद में उनके मंत्री ने मान लिया धर्मेंद्र जी इस चीज को, तो आप उसको भूल जाइए। अब तो आप आगे की बात कीजिए। आशीष जी, आपके पास एक न्यूज चैनल के एंकर को पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है, तो ये तो आपके लिए भी सोचने वाली बात है कि एक इतनी बड़ी पार्टी 55 साल जिसने राज किया, उसको एक एंकर बता रहा है कि उसको जानकारी है, कांग्रेस को नहीं है। जी आशीष जी। देखिए मनोज जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे काबिल मित्र अपनी पार्टी को बचाने के लिए बिल्कुल अपना रोल निभाएं, परंतु इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं और जब सेनाओं पे वो अपनी राजनीति को बचाने के लिए जब उनका उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा दुख का विषय है। रुकिए, देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पे उठाना कांग्रेस का एक संस्कृति बन गई है। वैक्सीन को लेकर जब ये वैज्ञानिकों पे सवाल उठा दें, राम मंदिर की सुनवाई हो तो जजों पे सवाल उठा दें, वहां तक तो ठीक था, परंतु अब तो पुलवामा पे, शहादत पे अगर सवाल उठाएंगे तो यही कारण है कि इस देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। वैसे सुनिए ना धर्मेंद्र जी, देखिए बीच में मैं आपको बहुत देर सुनता रहा ना। देखिए बड़ा स्पष्ट है कि अगर कांग्रेस अपने संगठन को भारतीय जनता पार्टी से कंपेयर करना चाहती है तो उतना ही अंतर दिखेगा जितना मारुति 800 और मर्सिडीज में है। कांग्रेस अपना राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रही। एक कार्यकारी अध्यक्ष है, माँ बेटे का जो एक गठबंधन चल रहा है, इस पे फिर कभी देखेंगे। मुझे लग रहा है जो मुद्दा अपन उस पर की बात करें जी। तो संगठनात्मक रूप से जो पार्टी असरदार नहीं है, जिस पार्टी ने वादा खिलाफी किया मध्य प्रदेश के साथ, 10 दिन में न किसानों का कर्ज माफ किया, न बेरोजगारों को भत्ता दिया, न बेटियों को विवाह के लिए कन्यादान की राशि दी, और सिर्फ भ्रष्टाचार दिया, तबादला उद्योग चलाया। उस दल को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता सदैव अस्वीकारेगी, और चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो। एक छोटी सी प्रतिक्रिया धर्मेंद्र जी, अगर आपको वाकई लग रहा है जो पेट्रोल महंगाई, डीजल, तेल की है, तो आप इंतजार करिए, जनता उसका प्रतिशत देगी आपको। जी, बहुत हुई बेरोजगारी। देखिए वैसे पेट्रोल डीजल पे सवाल उठाने से पहले धर्मेंद्र जी क्यों नहीं अपने शासित राज्यों के पेट्रोल डीजल के प्राइसेस देखते हैं? क्या वो इतना गणित नहीं जानते हैं या अर्थशास्त्र नहीं जानते हैं कि उनके शासित राज्यों, महाराष्ट्र में कितना है पेट्रोल डीजल, वहाँ पे कितना वैट लगता है, राजस्थान में कितना वैट लगता है? मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो में तो कहा था कि 5 रुपए कम कर देंगे, लेकिन आपकी सरकार आई 5 रुपए बढ़ा दिया। सबसे पहले आते ही बढ़ा दिया था। अरे साहब, ये तो सेंट्रल जीएसटी के माध्यम से लाने वाले थे पेट्रोल डीजल को। क्या हुआ? आपने बढ़ाया था महंगाई की मार, मोदी सरकार महंगाई मर रही है जनता। तो बढ़ाया, उसके बाद सारी की सारी योजनाएं भी बंद कर दी। आपको भी पता है कि उस जीएसटी काउंसिल में आपकी जो सरकार है उनके भी मुख्यमंत्री है, ये फैसला सामूहिक है, और कोई भी राज्य सरकार, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस की, वो नहीं चाहती है कि शराब और पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के दायरे में आए, क्योंकि रेवेन्यू का एक बड़ा सहारा वही बचा है।
लेकिन अब चूंकि अब समय और ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए धर्मेंद्र जी आपको और आशीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश जी एक छोटी सी टिप्पणी आपको, क्योंकि जब नगरीय निकाय की हम बात करते हैं तो बात चली जाती है राष्ट्रीय मुद्दों की ओर, किसान कर्ज माफ़ी से शुरू होते हैं हम, फिर पेट्रोल डीजल तक चले जाते हैं। और वाकई अगर ऐसा है, जनता निश्चित रूप में परेशान है, लेकिन आप पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, लेकिन खाने के तेल की अगर हम बात करें तो उसके दाम 1.5 गुना से ज़्यादा बढ़ गए। ऐसी तमाम सारी चीज़ें, लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन आपको इस आक्रोश को भुनाने के लिए एक चेहरा चाहिए। क्या कांग्रेस के पास आज की परिस्थिति में वो चेहरा है? निश्चित तौर पर मनोज जी, यही एक कमी है कांग्रेस में जो उसको इस स्तर पर ले आई है। उसके पास एक चेहरा नहीं है, ऐसा चेहरा जो उसकी मान ले। यदि दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश में खड़ा करते हैं तो उनकी पार्टी के लोग ही, उनके नेता ही कहते हैं कि वो वोट नहीं मिलते हैं। दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं कि मैं मंच पर खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे पार्टी को वोट नहीं मिलेंगे। उनका राष्ट्रीय नेतृत्व भी कहता है। कमलनाथ जी स्वीकारता नहीं है, वो एक क्षेत्र तक सीमित है। अब उनके पास कोई एक नेता नहीं बचा। जो नेता था, जिसका चेहरा था, वो नेता जा चुका है भाजपा में। तो कांग्रेस को मजबूत होने के लिए मध्य प्रदेश में सबसे पहले एक ऐसा चेहरा तलाश करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर वो यहाँ पे लड़ाई लड़ने के काबिल दिखेगी। उसको सेनापति की जरूरत है। आर्मी उसके पास है, सैनिक हैं उसके पास, लेकिन एक सेनापति की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं उसमें कमी दिखती है। बिल्कुल, बड़ी बात यही है, क्योंकि अगर आपके पास सेनापति अच्छा है तो फिर कमज़ोर फौज के सहारे भी आप लड़ाई लड़ सकते हैं। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की तैयारियां कागजों पर तो मजबूत दिख रही है, लेकिन जिस प्रकार के दौरे उन्होंने बनाए तो ऐसा लग रहा है कि औपचारिकता निभाने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी ओर बीजेपी का जैसा मजबूत संगठन से उसका मुकाबला है, और उम्मीद की जाना चाहिए कि इस चुनाव में जीते हारे जो भी हो, लेकिन जनता के मुद्दों का ध्यान रखा जाए और जनता से जो वादे राजनीतिक दल करते हैं पूरे किए जाएँ। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।